हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंतर्गत बात करने वाले हैं शांति निकेतन और विश्व भारती के बारे में, जो कि अचानक फिर से एक बार काफ़ी चर्चे में आ गया। और उसके चर्चे में आने के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न है यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना। आज के सेशन में हम सब न सिर्फ विश्व भारती या फिर शांति निकेतन के बारे में या फिर हम सब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूनेस्को है वो यूनेस्को किस तरह की संस्था है, उसकी स्थापना कब हुई और कहां पे उसका मुख्यालय है। और सबसे बड़ी बात कि यूनेस्को की स्थापना के पीछे जो यूएनओ का मकसद था वो मकसद क्या है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और अंत तक देखिए, बहुत ही ब्रीफ जानकारी है और सारी इंपॉर्टेंट बातों की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा। जब हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को जो है विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल जो है विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की जो एक प्रकार से जो लिस्ट तैयार करता है, उस लिस्ट तैयार करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना के बाद फिर क्या होता है कि यूएनओ विश्व के धरातल पर वो तरह तरह के कार्य करते हैं। उसका जो मकसद है वो मकसद ये है कि इंसान को इंसानियत से जोड़ा जा सके, इंसान इंसान के बीच बेहतर रिश्ता स्थापित किया जा सके, दो देशों के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। दुनिया में कह सकते हैं कि जो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है उस मानवाधिकार के उल्लंघन को कम से कम किया जा सके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का प्रचार प्रसार किया जा सके, एथिक्स का जो है कह सकते हैं कि उसका संवर्धन किया जा सके। इस तरह की समस्त जो कोशिशें हैं वो कोशिशें यूनेस्को के द्वारा जो है वो कोशिश की जाती है। और ये जान लीजिए कि यूनेस्को का जो स्लोगन है, जो उसका जो एक प्रकार से नारा है, वो नारा ये है कि युद्ध के विचार सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हकीकत में जाइए तो फिर क्या होता है, युद्ध फिर होने लगता है। यानी कि अगर आप इसको मतलब कह सकते हैं कि अगर आप सूक्ष्मावलोकन करिए, अगर आप इस पे सूक्ष्मता से विचार करिए तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में जो झगड़े की जो बात होती है सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में ही उत्पन्न होता है और तब जाकर फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बात भले ही यूनेस्को के द्वारा जो है वो कही जाती है, लेकिन ये बात सबसे पहली बार अगर हम भारतीय कह सकते हैं केनन की बात करें, अगर भारतीय साहित्य की बात करें तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम यह लिखा गया है कि युद्ध के विचार सर्वप्रथम मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और यही बात यूनेस्को भी जो है वो कहता है। यानी यूनेस्को ये कहता है कि अगर हम क्या करें कि आसपास की परिस्थितियों को इस तरह से बना दें, इस तरह से साइंटिफिक करें, इस तरह से उसका जो है कह सकते हैं कि इतना एक वैज्ञानिक जो है भाव पैदा कर दें, एक वैज्ञानिक परिस्थितियां उत्पन्न कर दे कि मनुष्य के दिमाग में कहीं पर भी किसी तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने ही ना पाए, युद्ध के विचार ही उत्पन्न ना होने पाए, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो सकता है, दुनिया में जितने भी झगड़े रगड़े हैं उन सब को रोका जा सकता है, उन सब को शांत किया जा सकता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो कह सकते हैं यूनेस्को है, उस यूनेस्को का गठन किया गया। और यूनेस्को के गठन की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का गठन, ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझिए कि यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये यूनाइटेड नेशंस की एलाइड संस्था है और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में, फ्रांस में। तो यूनाइटेड नेशंस की यह एलाइड संस्था है जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल है, एक ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, देश देश के बीच, संस्था संस्था के बीच एक बेहतर रिश्ता स्थापित किया जा सके और ताकि इस धरती पर चारों तरफ जो है एक बेहतर समन्वय, बेहतर कोऑर्डिनेशन, एक साइंटिफिक वातावरण को जो है वो क्रिएट किया जा सके।
तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इस तरह के जो भी विचार होते हैं, ठीक है, अगर हम साइंटिफिक जो है अगर कह सकते हैं कि अगर एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो साइंटिफिक माहौल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनेस्को क्या करता है कि वो तरह तरह के उपाय अपनाते हैं और उसी के अंतर्गत जो है वो एक कह सकते हैं कि जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐसी इमारतें जो कह सकते हैं कि जो समाज में एक बेहतर संदेश दे सकता है, एक बेहतर सीख पैदा कर सकता है। और इस वजह से क्या होता है कि ऐसी जो भी संस्थाएं, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी साइट्स होते हैं, उन सारे मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स पर जो है वो क्या करता है, ध्यान देता है और उसको लोगों के सम्मुख प्रकाश में लाता है, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करता है ताकि लोग वहां पे जाए, उसके बारे में पढ़े और उसकी जो भी कह सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान की बातें, जो इथिक्स है, जो कह सकते हैं इंसानियत की बात है, इतिहास के जो कुछ सबक है, उन सबक से लोग जो है परिचित हो सके और अपने जीवन में उसका बेहतर सकारात्मक अनुपालन करके अपने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास की परिस्थितियों को बेहतर कर सके और ताकि पूरी धरती पर इंसानियत का एक बेहतर माहौल जो है वो क्रिएट कर सके। यही इसका उद्देश्य है। तो उम्मीद करता हूं कि यूनेस्को का मतलब आप समझ गए, उसका उद्देश्य समझ गए। उसका उद्देश्य है एक बेहतर वातावरण क्रिएट करना, एक बेहतर वातावरण का सृजन करना ताकि जो है लोगों को लोगों से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत क्या होता है कि ये दुनिया भर में जहां जहां पर भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कोई भी स्थल है जो लोगों को बेहतर पाठ पढ़ा सके, ऐसे स्थलों को क्या करता है कि वो चिन्हित करता है और फिर क्या करता है कि उसे विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल कर उसका रख रखाव करता है, उसका प्रचारण करता है और लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत अगर आप देखिएगा भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स है जो निश्चित रूप से संपूर्ण मानव जगत को बेहतर संदेश दे सकता है। इसलिए यूनेस्को भी हिंदुस्तान के अंदर आकर ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे साइट्स को टाइम टू टाइम रेखांकित करते रहे हैं। और अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन या विश्व भारती को छोड़ दें तो अब तक जो है 40 जो है कह सकते हैं कि स्थल या 40 स्मारक को यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल कर चुका है। तो विश्व भारती या शांति निकेतन की अगर हम बात करें तो ये विश्व भारती शांति निकेतन, ये जो है इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है ना। और इसमें अगर आप देखिए तो यहां पर आपको जो है ये दिखेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस संस्था की स्थापना की थी, ठीक है, इनके बारे में पहले शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि इसमें देखिए 3 वर्ष याद रखिएगा, 1863, ठीक है, इसके बाद आप 1901 ईस्वी, इसके बाद 1921 एडी, इसके बाद 1951 एडी, ठीक है, ये 4 वर्ष आप याद रखिएगा। 1863 की अगर हम बात करें तो आपको यह पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम द्वारकानाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, आप सबने आदि ब्रह्म समाज के बारे में सुना होगा, ठीक है। ब्रह्म समाज का नेतृत्व 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। ये सारी बातें आपको मालूम है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 1863 एडी में जो शांति निकेतन आज है वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। और ये आश्रम 1863 एडी में किसने स्थापित किया था, तो इनका नाम क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी जगह पर, ठीक है, इसी आश्रम के जो है आसपास के इलाके को समेटकर इन्होंने जो है एक संस्था व एक और संस्था की स्थापना की जिसे शांति निकेतन कहकर पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि ये एक ऐसा जो है कह सकते हैं स्थल हो जहां पर कह सकते हैं कि भारतीय जो सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के परिवेश में
हम सब ज्ञान विज्ञान की बातें कर सकें, हम अपनी कला अपनी संस्कृति के बारे में स्टडी कर सकें, उसका संवाद स्थापित कर सकें, उस पर शोध कर सकें, उस पर रिसर्च कर सकें, उसमें दुनिया के लोगों को आकर्षित करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम प्रचारित करें। तो इसी उद्देश्य से 1901 ईस्वी में आप समझ जाइए कि 5 स्टूडेंट से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस संस्था की स्थापना की थी, शांति निकेतन की शुरुआत की थी। 1921 ईस्वी में जाकर, ठीक है, यहीं पे शांति निकेतन पे ही उन्होंने क्या किया, एक विश्व भारती नामक कॉलेज की स्थापना की, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ठीक है, विश्व भारती। और इसका उद्देश्य क्या था, वही रिसर्च कराना, उसमें जो है डिग्रियां देना, भारतीय संस्कृति के वातावरण में कह सकते हैं कि भारतीय जो कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं उन विषयों के बारे में स्टूडेंट्स को, या कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स का या इच्छुक जो भी भारतीय जो विदेशी हैं जो भारत की संस्कृति को समझना चाहते हैं, उनको रिसर्च कराना, उनको जानकारी देना, कला और संस्कृति के बारे में, म्यूजिक के बारे में, चित्रकला के बारे में। आप इस बात को समझ लीजिए कि इसी शांति निकेतन के स्टूडेंट हुआ करते थे नंदलाल बोस। आपने सुना होगा शायद कि जब 1950 में हमारे देश का संविधान लेखन का जब काम पूरा हो गया, ठीक है, तो उस चूंकि वो हाथ से लिखा गया था, तो उसके लिए क्या करना था, ठीक है, उसके लिए वहां पर कह सकते हैं कि केटी शाह संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनकी राय थी, उनका एक सुझाव था जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सुझाव ये था कि क्यों नहीं हमने जो हस्तलिखित संविधान की जो मूल प्रति तैयार की है, उसके जो हाशिए हैं, जो खाली जगह है, उस खाली जगह पर भारत की संस्कृति का क्यों नहीं चित्रांकन किया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह सुझाव काफी पसंद आया और तब क्या हुआ कि नंदलाल बोस जो शांति निकेतन में उस समय अध्यापन का काम कर रहे थे, तो उनको क्या किया गया, बुलाया गया, उनसे कांटेक्ट किया गया। तो वो अपने स्टूडेंट्स के एक टीम लेकर जो है वो क्या है कि वहां पर दिल्ली पहुंचे और उनसे ये कहा गया कि ये जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति जो हस्तलिखित प्रति है, इस हस्तलिखित प्रति के हाशिए या प्रत्येक भाग के पहले पेज पर आपको भारतीय संस्कृति की, भारतीय महापुरुषों की, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो लगता है कि नहीं ये हमारे देश की जो कह सकते हैं कि अनमोल एक वैचारिक परंपरा है, जिसे कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में इसमें रेखांकित किया जाना चाहिए। तो नंदलाल बोस को कहा गया कि आपको फ्रीडम है, आप इसको क्या करिए, रेखांकित करिए। और तब नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल जो प्रति है, उस प्रति में बहुत सारी बातों का रेखांकन जो है वो किया गया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कह सकते हैं कि जिस शांति निकेतन की स्थापना की, अब देखिए उसके स्टडी का, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि इसमें जो अध्यापन का काम होता है ना, वो अध्यापन का काम पेड़ के नीचे बैठकर कराया जाता है। अध्ययन और अध्यापन के जितने भी कार्य, यानी कि गुरुकुल, चूंकि 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने वहां पे एक आश्रम की स्थापना की थी और उसी को कंटिन्यू रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है वो इसी बात के कह सकते हैं कि समर्थक थे कि जो अध्ययन अध्यापन का काम होना चाहिए वो पेड़ों के नीचे बैठकर होनी चाहिए, यानी कि प्रकृति के सहचर्य के साथ जो है अगर अध्ययन का काम किया जाए तो निश्चित रूप से उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट जो है बेहतरीन हो सकता है। और ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा इसलिए भी सोचते थे क्योंकि आप सबको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर कह सकते हैं कि मानवतावादी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व बंधुत्ववाद की बात करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वेश्वरवादी थे, पैंथिज्म को जो है वो क्या है कि वो उस पर बल देते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रकृति की जो खूबसूरती, उसमें जो एक कह सकते हैं कि जो उसमें एक सामंजस्य जो दिखता था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ही आकर्षित करता था। और अक्सर जो है वो क्या कि उस पर विचार करने लगते थे, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जंगलों में वो सब जाते थे और अक्सर जो है वहां पर माइन्यूटली जो है घंटों बैठकर प्रकृति की जितनी भी कह सकते हैं घटक है, उन सब पर वो एक सूक्ष्म दृष्टि डालते थे और उस पर विचार करते थे, फिलोसॉफिकल हो जाते थे
और फिर वो ससीम से धीरे धीरे असीम की ओर जाने लगते थे। वो जो है एक प्रकार से प्रकृति में जो एक सामंजस्य दिखता था, जो उसमें एक तारतम्यता दिखती थी, वो बरबस ही रविन्द्रनाथ टैगोर को आकर्षित करता रहता था। और इसलिए धीरे धीरे रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी हो जाते हैं और वहीं पे ससीम से असीम की ओर जाने लगते हैं और फिर वो रहस्यवादी, फिर वो सर्वेश्वरवादी हो जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चूंकि प्रकृति के जो है महत्व को समझा, उसके मर्म को समझा, उस पर एक दार्शनिक जो है वो दृष्टि डाली और उससे संबंधित एक अवधारणा बनाई। और इसी वजह से क्या होता है कि उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय बनाने की कल्पना की, एक ऐसा कह सकते हैं कॉलेज बनाने की कल्पना की जिसके अंतर्गत स्टडी का जो काम है वो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में कराया जा सके। और तब जाकर शांति निकेतन का एक कॉन्सेप्ट जो है उनके मस्तिष्क में उभर कर सामने में आया। तो 1901 में तो 5 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया, लेकिन 1921 में जाकर थोड़ा सा एक विस्तार जो है इसमें आया और उसके बाद फिर जो है क्या होता है कि वो चलता रहता है। और 1951 ईस्वी में, भारत की आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी में शांति निकेतन को याद रखिएगा, उसे ये एकदम ध्यान रखना है कि उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यहां पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, अच्छा ये सारी बातें देख लीजिए। यहां पर यूनेस्को, शांति निकेतन इंडिया, ये उनके सौजन्य से ये तस्वीर है, ठीक है। ये तस्वीर जो है इमेज कट सी यूट्यूब ट्रेवल NFX का है। ये सब दिखा रहा है कि प्रकृति के जो है संसर्ग में रहकर, और ये रविन्द्रनाथ, ये जो है कह सकते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के कुछ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार है अभी हमने शॉर्ट में ये बताया, ठीक है। इसके बाद इनके पहले अगर आप देखिए ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार इस कह सकते हैं कि शांति निकेतन या एक आश्रम के रूप में पहले इसकी कल्पना की, जिसे बाद में उनके योग्य पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको फ्लोरिश किया। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें देखिए 2-3 बातें आपको समझनी है। पहली बात ये समझनी है कि हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज कितने तरह के हैं? 2 तरह के यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। एक हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यह ध्यान आपको रखना है कि इसका जो चांसलर, देखिए 2 तरह के शब्द हैं, एक शब्द है चांसलर और दूसरा शब्द है वाइस चांसलर। अक्सर सुनते होंगे चांसलर जो शब्द है ना, इसके हिंदी जो शब्द है वो शब्द है कुलाधिपति, ठीक है। चांसलर शब्द जो है इसका तात्पर्य होता है कुलाधिपति, और जब वाइस चांसलर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कुलपति। तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है ना, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? चांसलर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये ध्यान भी रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हम चांसलर की बात करें तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं? इसके चांसलर होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये विश्व भारती है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। ये पश्चिम बंगाल का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो भारत का एकमात्र ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके कुलपति भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए वर्तमान समय में अगर विश्व भारती की बात करें, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके कुलपति हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जबकि अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं उसके मतलब एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो कुलपति एक्स ऑफिसियो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं। कौन? तो ये राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद वाइस चांसलर, उनका चुनाव होता है और उसका एक अलग उसकी प्रक्रिया है चुनने की, तो वो अलग हो गया, ठीक है ना।
तो ये बात भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखिए ये बातें आपको पूरा जो है वो क्लियर हो गया, पूरा सीन जो है वो क्लियर हो गया कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस विश्व भारती की बात करी, उन्होंने जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज में शिक्षा का संप्रेषण करने के लिए और शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने एक ऐसे परिवेश सृजित करने की कोशिश की जिसके सानिध्य में रहकर जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, वो छात्र छात्राएं केवल और केवल अपने मस्तिष्क को सूचनाओं के भंडार से ही जो है युक्त न करें, बल्कि उसका सही परिवेश में सही तरीके से उसको कैसे हम कह सकते हैं उसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना उससे हम कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना यही थी और यूनेस्को ने बहुत सालों बाद कह सकते हैं कि विश्व भारती को भी विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने जो है इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और ये कहा कि भारत की तरफ पूरी दुनिया आज बहुत ही उम्मीद भरी नज़र से देख रही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व जो भारतीय है उसमें भारत की संस्कृति पर जो है एक बेहतर जो है शोध होता है। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और एक ना सिर्फ भारत की संस्कृति के संबंध में बेहतर जानकारी हासिल करते हैं, बल्कि उस जानकारी से जो है दो देशों के बीच बेहतर संबंध, लोगों के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इसकी यही जो है महत्ता, यही इसकी जो विशेषता है, उसको देखते हुए यूनेस्को को लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन स्थल है विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल होने के लिए। और तब जाकर जो है उन्होंने इससे जो है भारत के 41वें हेरिटेज स्थल के रूप में इसका चयन किया। आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार 1983 में कह सकते हैं कि यूनेस्को ने किसी स्थल को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया था। आगरा का किला, उसमें अजंता की गुफा वगैरह है ना, इसको 1983 से स्टार्ट हुआ और 1983 से स्टार्ट हुआ जो सिलसिला चला और वो आज जो है कह सकते हैं कि 41वां। और अगले वीडियो में मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जो होयसला जो टेम्पल है कर्नाटका में, हलेबीड में है ना, तो उसे 42वां हेरिटेज लिस्ट के रूप में शामिल किया गया है। हेरिटेज वीडियो में हम सब बात करेंगे होयसल की जो टेम्पल है, ठीक है, हलेबीड के जो होयसलेश्वर टेम्पल है, उन टेम्पल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में समझा, साथ में आपने जो है विश्व भारती, आपने नंदलाल बोस के बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर, यूनेस्को के बारे में, ये तमाम बातों की जानकारी आपको हमने दिया। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में इसका एक बेहतर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में। तो फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।